नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का व मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत व अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से आपके सामने मैं आया हूं। आज का मुख्य टॉपिक आपका जो है वो है टॉपिक नंबर 6 और 7 जो मैंने पढ़ाए थे आपको नोट्स द्वारा, मेरे नोट्स द्वारा, पर्सनल नोट्स, ऑथेंटिक नोट्स द्वारा। इसमें मारवाड़ का इतिहास आपको पढ़ाया था तथा बीकानेर का इतिहास आपको पढ़ाया था मैंने। तो उसी का एक सार लेके मैं वापस आया हूँ आपके सामने। तो आप ज़रूर मेरे इस चैनल पर बने रहे और मेरे जो पहले वीडियो हैं वो ज़रूर देखें आप, तो ही ये वीडियो देखें अभी वाला। उससे पहले वाले वीडियो आपको ज़रूर देखने चाहिए, तो आपको इतिहास अच्छी तरह से समझ में आएगा। राजस्थान के इतिहास की शुरुआत हमने कर दी है। इसके बाद में भारत का इतिहास तथा विश्व का इतिहास आपके सामने ऑथेंटिक नोट्स के द्वारा आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो ज़रूर देखें। तो वीडियो को लंबा न कर रहे हैं और शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, आप मारवाड़ का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और मारवाड़ के इतिहास में आपको पता है कि मारवाड़ व बीकानेर जो इतिहास है उनका, वो दोनों भाई थे। वहाँ पर राठौड़ वंश का शासक थे, राठौड़ वंश के, तो दोनों भाई थे। क्योंकि आपको पता है कि मारवाड़ के इतिहास में एक शासक बना था राव जोधा। राव जोधा का 5वां पुत्र था जिसने बीकानेर में राठौड़ वंश की नींव रखी थी। तो ये आपको पता ही है। तो एक बार फिर से शुरुआत करें हम एक बार। तो देखिए, ये मारवाड़ के इतिहास का पहला जो शासक हैं, संस्थापक हैं, हम जो मुख्य शासक हैं वो पढ़ रहे हैं। तो पहला शासक है राव सिंहा। क्या नाम है? राव सिंहा। राव सिंहा को पढ़ेंगे हम, जो संस्थापक हैं मारवाड़ में, राठौड़ वंश का संस्थापक हैं राव सिंहा। उन्होंने 1240 ईस्वी में नागौर के देवल नामक एक स्थान है वहाँ पर अधिकार किया और जोधपुर के राठौड़ वंश की नींव रखी है राव सिंहा ने। तो ये ध्यान रखना आप, राव सिंहा के बारे में मुख्य बात है। तो 1240 में, याद रखना, 1240 ईस्वी में नागौर में एक स्थान है देवल। कहाँ है? नागौर में। तो वहाँ पर उन्होंने राठौड़ वंश की नींव रखी है। मैंने अपने नोट्स में आपको सब कुछ बातें कही हैं। यहाँ लाने का मेरा यही मकसद है कि आपको पता पड़े, कि वापस रिवीजन हो जाए आपका। तो राव सिंहा के बारे में यही बातें। अगला शासक जो है वो है राव चूड़ा। नाम सुना होगा आपने, राव चूड़ा। ये मारवाड़ का शासक हैं। एक राणा चूड़ा है जो मेवाड़ का शासक है, जो भीष्म पितामह था। आपको मैंने 3-4 बार कहा है, समझ में आ गई होगी बातें। राव चूड़ा के बारे में हम देखें तो राव चूड़ा ने क्या किया है, मारवाड़ में सामंती प्रथा की शुरुआत की है। सामंती प्रथा, ठीक है ना, शासन का किस तरीके से उपयोग किया जाए, साम्राज्य को किस तरीके से व्यवस्थित किया जाए, तो ये काम किया है राव चूड़ा ने। तो सामंती प्रथा का मारवाड़ में शुरुआत किसने की है? राव चूड़ा ने। तो ये ध्यान रखना। अब राव चूड़ा का नाम सुना होगा आपने। उसकी एक बेटी थी, क्या नाम है? क्या नाम है बेटी का? उनकी बेटी का नाम है हंसाबाई। और हंसाबाई का जो विवाह हुआ था वो राणा लाखा से हुआ था। कहाँ का? मेवाड़ का। मेवाड़ का शासक था राणा लाखा। तो राव चूड़ा की पुत्री का विवाह होने वाला था लाखा के पुत्र राणा चूड़ा से, लेकिन कारण क्या था? पिता ने शादी कर ली, मैंने कहा था वहाँ पर। तो ये मुख्य बात है। इसका पुत्र था रणमल, वही जो मेवाड़ में हस्तक्षेप करता है। तो ये राव चूड़ा की बातें, ये ध्यान रखना है कि आपको सामंती प्रथा की शुरुआत की है और उसकी बेटी हंसाबाई थी। ये मुख्य बात है राव चूड़ा की। उसके बाद में अगला जो शासक बनेगा उसका बेटा, जो इम्पोर्टेंट है, राव रणमल। मैंने कहा है आपको कि मारवाड़ वाले राव लगाते थे, जबकि मेवाड़ वाले जो सिसोदिया वंश की स्थापना हुई थी उसके बाद में क्या लगाते थे? राणा या महाराणा। ये आपको पता ही है। तो अगला शासक है राव रणमल। तो ये जो है मारवाड़ का एक ऐसा शासक था जिसने मेवाड़ में भी अपनी हस्तक्षेप बढ़ाया था, मेवाड़ को भी जीतना चाहता था। ये कौन? राव रणमल। तो राव रणमल के बारे में मुख्य बात आपको कहूँ कि इन्होंने मेवाड़ व मारवाड़ की बागडोर संभाली है। मेवाड़ व मारवाड़ की बागडोर संभाली, मतलब दोनों जगह रहा। क्यों रहा? तो उसकी बहन थी वहाँ पर हंसाबाई, वो क्या कर रही थी? बार बार
मतलब ये क्या कर रहा था, वहाँ गया था। उसका कारण था, मैंने बताया था कि रावचूड़ा के 2 पुत्र थे, एक का नाम था कान्हा, एक का नाम था ये रणमल। दोनों में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ तो रणमल चला गया था मेवाड़ में वहाँ रह रहा था, तो वहाँ पर भी हस्तक्षेप करेगा। और उसका भांजा था मोकल। वो सब बातें आपको पता हैं, तो आप ज़रूर आगे वाले वीडियो ज़रूर देखें मेरे को। तो ये राव रणमल ध्यान रखना। उसके बाद में जो मुख्य शासक हैं वो हैं राव जोधा। क्या नाम है? राव जोधा। नाम सुना होगा आपने, राव जोधा बहुत ही फेमस शासक था मारवाड़ का। तो राव जोधा के बारे में आपको ध्यान ये रखना है कि सामंती प्रथा का वास्तविक संस्थापक है ये। सामंती प्रथा की शुरुआत किसने की मारवाड़ में? तो रावचूड़ा ने, लेकिन वास्तविक संस्थापक राव जोधा हैं, ये ध्यान रखना। राव जोधा का समय आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। इनका समय जो है वो 1438 में शासक बनेंगे और 1489 89 तक रहेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहे हैं ये। कहाँ के? मारवाड़ के राव जोधा। उन्होंने 1459 में क्या बसाया है? जोधपुर नगर बसाया। भाई क्या बसाया? जोधपुर नगर बसाया, ये ध्यान रखना। ये मुख्य बात है राव जोधा की। और भी मुख्य बात हम देखें राव जोधा की, तो इन्होंने इनके समय में, देखो ये रणमल जो था उसको मरवाया था, मैंने कहा था आपको। रणमल को मरवाया किसने? महाराणा कुंभा ने मरवाया था। महाराणा कुंभा ने, क्योंकि वहाँ पर हस्तक्षेप कर रहा था रणमल। क्लियर है? तो रणमल को मरवाया, तो वहाँ मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में क्या हो गई थी? दुश्मनी बढ़ गई थी। तो इसने राव जोधा ने, और वहाँ पर कौन था? महाराणा कुंभा। तो दोनों के बीच में क्या हो गया था? मतलब संबंध अच्छे हो गए थे। कारण क्या था? आवल बावल की संधि। तो राव जोधा के समय में क्या हुआ है? आवल बावल की संधि हुई है 1453 ईस्वी में, ये ध्यान रखना। आवला व बबूला वापस मिले हैं यहाँ पर, मेवाड़ व मारवाड़ वापस मिले हैं। तो इसके तहत क्या हुआ था? मैंने बार बार कहा है आपको। तो राव जोधा की पुत्री थी श्रृंगार देवी, उसका विवाह करवा दिया था महाराणा कुंभा की पुत्री, क्या नाम है? महाराणा कुंभा के पुत्र से, रायमल से किया था। तो समझना कि आवल बावल की संधि हुई है 1453 में। किस किस के बीच में हुई है आपको ध्यान रखना है कि राव जोधा की पुत्री हैं श्रृंगार देवी का विवाह हुआ है महाराणा लाखा के पुत्र रायमल से, ये समझने की बात है। आवल बावल की संधि 1453 में राव जोधा ने। क्लियर है? राव जोधा की और मुख्य बात है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया इसने। कहाँ है? जोधपुर में, चिड़िया टुक पहाड़ी पर बनवाया इन्होंने। ठीक है ना? तो ये इसे मयूर ध्वज भी कहते हैं। चिंतामणि यानी इस दुर्ग के अलग अलग नाम हैं, तो राव जोधा ने वो बनवाए हैं। तो राव जोधा को हम भूल नहीं सकते हैं। तो ये राव जोधा वही था जिसने वहाँ पर, यानी राव जोधा जो काहूनी में शरण ली थी बीकानेर में, जब राणा चूड़ा मेवाड़ के कहाँ गए थे? मंडौर पर अधिकार किया था। बाद में जब वो राणा चूड़ा मर गए मेवाड़ में, उसके बाद में इन्होंने वापस मंडौर पर अधिकार किया था और जोधपुर पर अपना अधिकार किया और जोधपुर नगर बसाया। ये सभी बातें राव जोधा के बारे में मुख्य बात। और देखें हम तो मुख्य बात ये है, अगला जो मुख्य शासक आएगा वो है राव गंगा। कौन आएगा भाई? राव गंगा ध्यान रखना। उसका समय आपको याद रखना है। समय याद रखना, क्या समय है? तो समय आपको 1515 ईस्वी में शासक बनेगा ये, और 1531 तक रहेगा। 1531 ईस्वी तक रहेगा राव गंगा की कुछ खास बातें नहीं हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये मालदेव के पिता हैं। और खानवा के युद्ध में ये, मतलब क्वेश्चन ये आता है कि खानवा के युद्ध में, यानी खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? मैंने कहा था आपको, किस किस के बीच में? महाराणा सांगा वर्सेस बाबर। क्लियर है? मध्य एशिया से आया था बाबर, एंट्री की थी हमारे भारत में। पहला युद्ध जीता था पानीपत का फर्स्ट, इब्राहिम लोदी को हरा के 1526 में 21 अप्रैल को। क्लियर है? फिर वो बढ़ाना चाहता था साम्राज्य, यहाँ पर महाराणा सांगा थे हमारे, तो वहीं पर सेना का नेतृत्व किया था किसने? इसके बेटे ने। मालदेव गया था वहाँ सेना लेके। तो क्वेश्चन ये आता है कि खानवा के युद्ध जब हुआ उसमें मारवाड़ का शासक कौन था? तो आपको ध्यान रखना है राव गंगा। ये मुख्य बातें हैं राव गंगा की, ये ठीक है। अब राव गंगा को उसका पुत्र मार डालेगा। उसके पुत्र का नाम क्या है? राव मालदेव। याद रखना आप, कौन है? उसके पुत्र का नाम है राव मालदेव। तो अगला हम पढ़ेंगे राव मालदेव। तो नेक्स्ट हम देखते हैं राव मालदेव के बारे में, क्योंकि वह पितृहंता है, पिता को मार के शासक बना है। इतना महान शासक था, फिर भी उसने ऐसा किया, तो कहीं ना कहीं मैसेज गलत गया मारवाड़ में। ठीक है? अब हम देखें तो ये देखिए, नेक्स्ट शासक हैं राव
मालदेव। राव मालदेव के बारे में हम देखें तो देखिए आप, राव मालदेव का समय याद रखना है आपको। 1531 में गद्दी पर बैठेंगे, 1562 ईस्वी तक ये मारवाड़ में शासन करेंगे। तो राव मालदेव के समय की बात, बहुत मुख्य बातें हैं। तो राव मालदेव मारवाड़ के प्रमुख शासकों में आते हैं, ठीक है। एक तो इनको पितृहंता कहते हैं। क्या कहते हैं? पितृहंता, यानी पिता को मारने वाला मारवाड़ का शासक है ये मालदेव। समय 1531 से 1562 में रहेगा। क्लियर है। अब हम राव मालदेव के बारे में हम देखें तो राव मालदेव ने क्या किया है? अपने साम्राज्य का विस्तार किया है। बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, बहुत सारे युद्ध जीते हैं, ठीक है। राव मालदेव ने हीराबाड़ी का एक युद्ध लड़ा था उसने, अजमेर में वीरमदेव को हराया था ना। बहुत सारे युद्ध जीते। एक प्रमुख युद्ध था, उसका नाम याद रखना आप, पाहेबा साहेबा का युद्ध। अब पाहेबा साहेबा का युद्ध में क्या करेगा ये? 1541 ईस्वी में बीकानेर के शासक जैतसी को हराएगा। ये जैतसी उसका भाई था वैसे तो, ठीक है ना, वंशजी था कहीं ना कहीं, लेकिन उसको मार डालेगा ये। तो ये प्रमुख है, बार बार क्वेश्चन आया। बीकानेर में एक स्थान है पाहेबा और साहेबा, युद्ध साम्राज्य विस्तार के लिए हुआ था। किस किस के बीच में? राव मालदेव वर्सेस जैतसी, बीकानेर का शासक था। क्लियर। आगे हम देखें तो ये मुख्य एक युद्ध याद रखना उनका, मालदेव का। मालदेव के बारे में और देखें हम तो एक उसका युद्ध था, फेमस युद्ध, आपको ध्यान ये रखना। देखो अब यहाँ पर मैं कुछ मैंने आपको कहा है कि आपको सन याद होने चाहिए। सन याद है तो काम हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ये जो हम राजपूत पढ़ रहे हैं, मतलब हम जो राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें दिल्ली का भी कुछ मैसेज याद होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक है मेरे पास में, आप ज़रूर याद करें कि मुग़ल बादशाह के क्रम याद रखने हैं। जो प्रमुख मुग़ल बादशाह थे, देख लिया आज, एक मिनट में बता रहा हूँ आपको। तो ये देखिए आप, यहाँ पर आपको एक अलग ही चार्ट बना देता हूँ मैं। मुग़ल शासक में हम प्रमुख देखें तो बजसो याद रखना, BHJSO, बजसो। क्या कहते हैं? बजसो, याद रखना ये बात। मुगल शासक बता रहा हूं। B से हैं बाबर, H से हैं हुमायूं, याद रखना हुमायूं। A से हैं अकबर, अकबर का नाम सुना ही होगा आपने। जहांगीर, ठीक है, शाहजहां, और O से हैं औरंगजेब, औरंगजेब। अब ये 6 जो प्रमुख शासक है, वैसे तो मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में होगी। 1526 से लगा के ये लगभग 1857 तक रहेंगे। हमारा जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम रहेगा, उस समय कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम, ठीक है ना। बहादुर शाह जफर भी कहते हैं उनको, वो अंतिम थे मुगल बादशाह। लेकिन हम प्रमुख यहाँ पर, क्योंकि हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान के इतिहास में ये टक्कर लेंगे, इनसे टक्कर होगी बार बार। तो इसीलिए ये आपको क्रम याद रखना है। तो मैं मुगल प्रारंभिक शासकों का समय 1526 से ये रहेंगे 1707 तक, ये प्रमुख शासक की बात कर रहा हूँ मैं। तो बाबर 1526 में गद्दी पर बैठेगा, 1530 तक रहेगा। उसी प्रकार हुमायूं याद रखना, हुमायूं का कार्यकाल 2 हैं। एक तो 1530 से 1540 तक रहेगा, और एक 1555 से 1556 में रहेगा। ये 2 कार्यकाल हैं, ध्यान देना। क्यों है बताऊंगा। अकबर देखें तो 1556 ईस्वी में शासक बनेगा और 1605 में उनकी मृत्यु हो जाएगी, याद रखना। 1605 में जहांगीर बनेंगे, 1627 तक रहेंगे ये, ठीक है, शेखू बाबा। और शाहजहां, खुर्रम बोलते हैं उनको, तो 1627 में खुर्रम जी बनेंगे और 1658 तक रहेंगे ये। और यहाँ पर उत्तराधिकारी संघर्ष होगा, शाहजहां का पुत्र होंगे 4, लेकिन जीतेगा औरंगजेब। तो औरंगजेब यहाँ पर 1658 में राज्याभिषेक करेगा और 1707 ईस्वी में उनकी मृत्यु होगी। तो ये जो हैं आपको ध्यान रखना है, ये जो मुख्य मुख्य बातें हैं आपको याद रखनी चाहिए। नहीं याद रखोगे तो हम इतिहास समझ नहीं पाएंगे। तो मुख्य बात ये है, तो ये याद रखना। बजसो बाबर, बाबर का बेटा, हुमायूं, हुमायूं का बेटा, अकबर, अकबर का बेटा, जहांगीर, जहांगीर का बेटा, शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब।
ये इसलिए याद रखना है आपको, ये प्रमुख इसलिए याद रखना है क्योंकि यहां पर जब ये रहेंगे तब यहां पर ये समय याद होना चाहिए। तो कब, मतलब जब राव मालदेव है तब यहां कौन है? देखो आप, मुगल 1531 से 1562 में राव मालदेव है, तब देखो 1531 की बात करें तो यहां देख सकते हो आप, ये हुमायूं हैं। तो यहां देखो, ये मैंने 2 कार्यकाल बताए हुमायूं को। तो 1530-40 में क्या होगा? शेरशाह सूरी जो बाबर का एक सैनिक रहता है, बाबर का एक सैनिक रहता है, वो अपनी सेना बनाता है और एक साम्राज्य बनाता है। तो यहाँ पर 1540 में हराएगा, हुमायूं को हराएगा शेरशाह सूरी। तो याद रखना, ये अलग से लिख रहा हूँ मैं। तो शेरशाह सूरी का जो शासनकाल है, यहाँ पर सूरी व उनके वंशज रहेंगे, वंशज का शासनकाल जो है वो याद रखना कब तक है? तो ये 1540 से 1555 तक कौन रहेगा भाई? यहाँ दिल्ली में शेरशाह सूरी व उसके वंशज रहेंगे। तो यहाँ पर ये मुख्य एक बात आ रही है कि राव मालदेव के समय, मैंने कहा है आपको, एक प्रमुख युद्ध होगा, गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध या जैतारण का युद्ध बोलते हैं, याद रखना। जैतारण, ये स्थान जो है जैतारण, वो पाली में है और ये प्रमुख युद्ध होता है। कारण क्या है? शेरशाह सूरी यहाँ को क्यों आएगा? उसका कारण ये रहता है, कहीं ना कहीं कारण होते हैं, आपको पता है। देखो, ये पाहेबा साहिबा के युद्ध में जैतसी को मार डालेगा तो उसका एक भाई है कल्याणमल, वो चला जाएगा शेरशाह सूरी के पास में दिल्ली में। हीराबाड़ी के युद्ध में वीरमदेव को हराएगा, वीरमदेव भी उसके पक्ष में चला जाएगा, शेरशाह सूरी को बुलाएंगे ये लोग, ठीक है ना। ये कारण होता है कि आपसी जो है, आपसी भाईचारा नहीं था, एक नहीं थे हम लोग। इसी कारण जैसे दो भाई हैं और 2 में दुश्मनी हो गई है तो तीसरा तो फायदा उठाएगा, क्लियर है वो। तो भाई भाई ही होता है, भाई को आप ज़रूर संभालो और अपना जो परिवार है उसको ज़रूर संभालें। ये एक मैसेज है आपके लिए। चलो देखें हम, तो गिरी सुमेल का युद्ध हम देखें तो जैतारण के युद्ध में आया कौन भाई? शेरशाह सूरी आया, ठीक है ना। और युद्ध होता है मालदेव व शेरशाह सूरी के बीच में होगा। शेरशाह सूरी आएगा यहाँ पर, लड़ा कब जाएगा? याद रखना, डेट भी पूछी गई है, 5 जनवरी और 1544 में ये युद्ध लड़ा जाएगा। 5 जनवरी, 1, 2, 4, 5 ऐसा पूछा है, तो ये डेट याद रखनी है। 5 जनवरी फैक्ट है आपके लिए, तो बार बार पूछा गया है 5 जनवरी 1544 में। अब इस युद्ध में देखो, इस युद्ध में क्या होता है, सब मतलब एक रणनीति बनाता है शेरशाह सूरी। ये जो है मालदेव, उसके 2 सेनानायक रहते हैं, जैता कुपा, इनको मतलब लालच दे देगा वो, लेकिन वो नहीं मानेंगे, वो इसके साथ में विश्वासघात नहीं करेंगे। फिर भी इसको एक पत्र भेज देते हैं, ये सब कारण हैं, तो इसको पत्र भेज देते हैं कि जैता और कुपा मिल गए उनके साथ में, लेकिन वो मिले हुए नहीं थे। तो राव मालदेव क्या होता है, इस गिरी सुमेल के मैदान से भाग जाता है, चला जाता है, जो होगा वो जाने, चला जाता है। तो जिसके कारण गिरी सुमेल के युद्ध में जैता व कुपा, मालदेव के 2 सेनानायक रहते हैं, 2 व्यक्ति है ये, जैता व कुपा, ये क्या होते हैं, लड़ते हैं और जीत जाते हैं। अंतिम समय में जीतने की तैयारी रहती है, लेकिन यहाँ क्या होता है कि शेरशाह सूरी का एक सैनिक, मतलब एक सैनिक था, वो जलाल खां जलवानी 30,000 सैनिक लेके अंतिम समय में आ जाता है, ठीक है। पासा पलट जाएगा, जीतेगा कौन? शेरशाह सूरी जीत जाएगा इस युद्ध में, और हारेगा कौन? मालदेव के ये जैता व कुपा शहीद होंगे। जब बाद में पता पड़ेगा मालदेव को, तो मालदेव को पता होता है कि पता पड़ता है जब, तब उसको होता है वास्तव में मैंने गलत किया था उनके साथ में, ये शहीद होंगे वहाँ पर। तो ये बहुत ही फेमस व्यक्ति थे। जैता कुपा किस युद्ध से संबंधित हैं? गिरी सुमेल के युद्ध से। शेरशाह सूरी, समय सब याद रखने आपको। ये राव मालदेव को तो भूलना ही नहीं है। अब राव मालदेव के बारे में एक और घटना है, आपको पता ही है। उसकी एक रानी थी, रानी उमादे। क्या नाम है? रानी उमादे। रानी उमादे जो हैं, इन दोनों की नई नई शादी हुई थी। और क्या हुआ था कि राव मालदेव बैठे थे तो शराब पी रखी थी, तो कोई दूसरी सखिया आई उनके साथ में पानी देने के लिए, दूसरी आई, तो उसने छेड़छानी कर दी उस सखियों से। तो इनको पता पड़ा तो ये नाराज़ हो गई, और नाराज़ हो गए तो चली गई कहाँ? तो तारागढ़ दुर्ग में, अजमेर में रही, आज जीवन रूठ गई रानी उमादे। इसीलिए इतिहास में उन्हें रूठी रानी के नाम से जानते हैं।
रूठी रानी के नाम से जानते हैं। आपको याद रखना ये रूठी रानी कौन थी, रानी उमादेव मालदेव की रानी। अब जब इनकी मृत्यु होगी 1562 में, तब जाके ये जो रानी है वो उनकी पगड़ी के साथ में तारागढ़ दुर्ग अजमेर में सती होगी। तो एक मैसेज था महिलाओं के लिए राजस्थान में, भारत में अपन कह सकते हैं। तो ये मुख्य बात थी राव मालदेव की। राव मालदेव को हशमत वाला शासक कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, हशमत वाला शासक। ये भी क्वेश्चन बना है, किसने कहा है, मुस्लिम शासकों ने उनको उपाधि दी है। अब शेरशाह सूरी यहाँ जीत जाते हैं और उनको पता पड़ता है कि मैं तो हार जाता, यहाँ दिल्ली का बादशाह है वो, यहाँ पर क्यों आया। तो उसको पता पड़ा तो यहाँ पर क्या होता है भाई, बाजरा। क्या होता है मारवाड़ में, क्या होगा, बाजरा। तो कहता है वो, एक मैसेज है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहित खो देता। कौन कह रहा है वो, तो वो कह रहा है शेरशाह सूरी। तो ये बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही ला रहा हूँ, जो काम की चीज़ है वही पढ़ा रहा हूँ। बने रहें मेरे साथ में, आगे भी चलते रहें, आगे वीडियो बहुत सारे आएंगे आपके लिए। तो आपके लिए मेहनत हो रही है, बस मेरा उद्देश्य यही है कि आप सबका सही दिशा में इतिहास समझ में आए आपको। तो नेक्स्ट हम देखें, राव मालदेव की मृत्यु 1562 में होगी। उसका एक बेटा था राव चंद्रसेन, नाम सुना होगा आपने। तो राव चंद्रसेन के बारे में हम देखें तो राव चंद्रसेन जो था वो एक बहुत बड़ा महान शासक हैं, पता है ना आपको, मारवाड़ का। क्यों, क्योंकि उसने आजीवन अकबर की अधीनता, ये देख लेना आप, है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसको, और आप आराम से उसको याद कर सकते हो। अब देखें, राव चंद्रसेन का समय आपको याद रखना है। ये राव चंद्रसेन बैठते हैं भाई, अगला शासक है राव चंद्रसेन, जो मुख्य चंद्रसेन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो राव चंद्रसेन का समय 1562 से 1581, 81। ये देखो, मुख्य शासकों के समय आपको याद रखने ही पड़ेंगे, कैसे भी करके आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। राव चंद्रसेन जो है वो आजीवन क्या किया है, आजीवन अकबर की अधीनता नहीं मानी है। अकबर ने 1570 में, इन्हीं के समय में, ठीक है ना, ध्यान रखना, इनका एक भाई था मोटा राजा उदय सिंह, मात्र 180 किलो का वजन था उनका, लेकिन इससे छोटा था, चंद्रसेन से छोटा था, याद रखना। तो ये वो जाके गया, अकबर के साथ में मिल गया, वहाँ पर गया, और अकबर ने क्या किया है, 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया था। तो चंद्रसेन को भी बुलाया, चंद्रसेन गया वहाँ पर नागौर में, देखता है कि उसका भाई जो है मोटा राजा उदय सिंह उसकी बगल में बैठा है अकबर के। तो उसको लगा कि दाल तो काली है, या दाल पूरी काली है, वास्तव में काली थी। क्यों, क्योंकि वो तो उसके बगल में बैठा है अकबर के, ठीक है ना, वफादार बन गया वो तो इसने वो बिलाई नहीं, बिना भेंट के चला गया। ये क्वेश्चन आता है, मारवाड़ का कौन सा शासक है जो अकबर के नागौर दरबार में बिना भेंट किए चला गया। राव चंद्रसेन। आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मारवाड़ का अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी कहते हैं इनको, ठीक है ना, प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, भूला बिसरा शासक कहते हैं, राजस्थान के राजपूत शासकों का आदर्श कहते हैं इनको, ठीक है ना। आदर्श तो थे ही, क्योंकि आजीवन संघर्ष किया है। एकमात्र ऐसे राजपूत राजा जिन्होंने अपने जंगलों में, मतलब ज़्यादा रहे ये लोग, ये ज़्यादा रहे जंगलों में, तो एकमात्र जंगलों का इन्होंने ज़्यादा प्रयोग किया है, पहाड़ियों का ज़्यादा प्रयोग किया है। अगर चाहते तो वो महलों में रह सकते थे, ठीक है। प्रथम राजपूत राजा है जिन्होंने अधीनता नहीं मानी अकबर की, राजपूत राजा। सेकंड नंबर पर प्रताप आते हैं, क्योंकि ये बड़े थे प्रताप से। ये सभी बातें मैंने कहीं ना कहीं आपको कही हैं। अब ये क्या होता है, ये बार बार ये क्या करते हैं, तो ये पहाड़ों में रहते हैं, वहाँ रहते हैं, तो जिसके कारण इनकी मृत्यु होती है सचियाप में। सचियाप सारण की पहाड़ी है पाली में, वहाँ पर मृत्यु उनकी होती है 1581 में। याद रखना आप, 1581 में मृत्यु हो गई है। जोधपुर का कहीं ना कहीं शासक थे, वो लड़ाई लड़ रहे थे, अकबर इनके पीछे सेना भेज रहा था, लेकिन ये पकड़ में नहीं आए थे। तो ऐसे एक महान व्यक्ति को मैं यहाँ से नमन करता हूँ। राव चंद्रसेन मारवाड़ के महान शासक हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें हम, तो आगे हम देखें तो ये राव चंद्रसेन के बारे में। अब देखो यहाँ पर एक ये घटना होती है, एक मैसेज दे रहा हूँ आपको कि ये जो राव चंद्रसेन है भाई, ये जो राव चंद्रसेन है उनकी मृत्यु 1581 में ज़रूर होती है, लेकिन अगला शासक कौन बनेगा आपको पता है, कौन बनेगा, मोटा राजा उदय सिंह। मोटा राजा उदय सिंह बनेगा, लेकिन देखो ये बनेगा कब, ये मैसेज आपके लिए 1583 में बनेगा। याद रखना, 1583 में शासक बनता है। तो 2 साल तक इसको खालसा घोषित करता है अकबर। खालसा, देखो इस समय अकबर था, खालसा का मतलब ऐसी भूमि जो केंद्र के सीधे नियंत्रण में भूमि, तो खालसा घोषित कर दिया। तो ये ध्यान रखना। तो क्यों किया,
कारण पता होगा आपको क्यों किया, क्योंकि अगर डायरेक्ट इसके बाद में इसको बना देते तो इसको यूँ लगता कि मेरे को तो मेरे पिता से मिली है ये जागीर, लेकिन इसने 2 साल तक खालसा रखा। अकबर जानता था क्या कि जब तक मैं राजपूतों को अपने अधीन नहीं करूंगा तब तक मैं यहाँ पर राज नहीं कर सकता, और वही कारण था। अकबर अनपढ़ था लेकिन इंटेलिजेंट था, ये क्लियर है। अब देखें तो 1583 में बनाया, खालसा घोषित किया। क्यों? क्योंकि उसको पता पड़ा कि मेरे को किसने दिया है, अकबर ने बनाया शासक। तो यहाँ से ये देखो, आप बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये था मोटा राजा उदयसिंह। और देखें तो प्रमुख शासक में जसवंत सिंह आते हैं। जसवंत सिंह फर्स्ट नाम याद रखना आप ज़रूर, जसवंत सिंह फर्स्ट का नाम ज़रूर आपको याद रखना है। उनका समय भी आपको याद रख सकते हो आप, 1638 से 1678 तक रहेंगे ये मारवाड़ के शासक। और ये भी एक अच्छे शासक थे, लेकिन इन्होंने मुगलों की अधीनता मान ली। अब देखो, पिता ने मान ली, इसने मान लिया, तो फिर इसने मानी रहेंगे वो उनके साथ में, क्लियर है। तो यहाँ जसवंत सिंह फर्स्ट के समय में वहाँ कौन है, मुगल बादशाह। तो मुगल बादशाह था औरंगजेब। जैसे शाहजहाँ भी थे लेकिन उनसे संबंध इतने नहीं थे, औरंगजेब थे। तो देखें हम, तो यहाँ क्या हुआ था, जसवंत सिंह फर्स्ट के समय में औरंगजेब शासक हैं, तो शाहजहाँ भी थे, मैंने कहा शाहजहाँ भी थे, ठीक है। तो शाहजहाँ और औरंगजेब, तो शाहजहाँ के जो 4 पुत्र थे उनमें उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था, उसमें 5 युद्ध लड़े गए थे। याद रखना, 5 युद्ध बता रहा हूँ मैं। BDS केडी, बी से बहादुरपुर का युद्ध, डी से धर्मत का युद्ध, एस से सामूगढ़ का युद्ध, के से खजवाई का युद्ध, और डी से देवराई का युद्ध जो अजमेर में लड़ा गया था। तो ये सभी बातें देखो, बी से बहादुरपुर का युद्ध यूपी में लड़ा गया, देवराई का युद्ध, ठीक है ना, ये डी से धर्मत का युद्ध, एस से सामूगढ़ का युद्ध, के से खजवाई का युद्ध, और डी से देवराई जो अजमेर में है। अब ये तीनों लड़े गए थे, याद रखना, ये तीनों 1658 में लड़े गए हैं और ये दोनों 1659 में लड़े गए हैं, 59 में। अब यहाँ होता क्या है कि इन तीनों में तो ये जो है जसवंत सिंह वो मतलब दारा शिकोह का साथ देगा। दारा शिकोह कौन था, तो औरंगजेब का बड़ा भाई था, वो जीत रहा था तो ये उसके पक्ष में चला गया, लेकिन वहाँ औरंगजेब जीत जाता। औरंगजेब चौथा पुत्र रहता है ना, छोटा पुत्र रहता औरंगजेब, दारा शिकोह, ठीक है ना, मुराद, ये 4 थे। तो ये याद रखना, औरंगजेब तो औरंगजेब में क्या करेगा, ये दोनों युद्ध जो हैं वो ये जसवंत सिंह औरंगजेब के पक्ष में चला जाएगा। मतलब औरंगजेब जीत रहा है यहाँ पर, सामूगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह को हरा देगा वो, तो यहाँ पर भारी कौन हो गया, औरंगजेब। तो ये 5 युद्ध किस किस के बीच में होते हैं, वो बात मुख्य है। तो दारा शिकोह ये जो है, जो बड़ा बेटा है, कहाँ, किसका, शाहजहाँ का। तो यहाँ पर जसवंत सिंह फर्स्ट की बारे में हम पढ़ रहे हैं, मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं। जसवंत सिंह फर्स्ट का समय बहुत लंबा है, 1638 से 1678। हम देखिए उसके समय में मुगल बादशाह कौन थे, तो ये मुगलों के अधीन थे, मतलब उनके अधीन काम कर रहे थे। तो मुगलों के शासक थे शाहजहाँ। शाहजहाँ के बेटे, मतलब शाहजहाँ की मृत्यु, मतलब वो 4 बेटे के लिए उनका संघर्ष हुआ था ना, उत्तराधिकारी संघर्ष। तो उसमें 5 युद्ध लड़े गए थे। दारा शिकोह एक बड़ा बेटा है और एक है औरंगजेब। तो 5 युद्ध लड़े गए। BDS KD मैंने आपको नोट्स में पूरा बताया है, एक बार फिर से रिवीजन हो जाए इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो BDS यानी 3 युद्ध में तो जगत सिंह फर्स्ट दारा शिकोह का साथ देंगे, क्लियर है। लेकिन बाद में जो युद्ध होंगे के और डी में देवराई, और इन दोनों में औरंगजेब का साथ देंगे जसवंत सिंह। तो यहाँ पर बाद में बनेगा शासक तो औरंगजेब बनेगा। तो फिर जसवंत सिंह फर्स्ट से नाराज़ हो जाएंगे औरंगजेब, लेकिन जैसे तैसे करके फिर वो मनाएंगे जसवंत सिंह और फिर मान जाएंगे। तो एक वफादार बन गए जसवंत सिंह, किसके, औरंगजेब के। फिर अब औरंगजेब कहेगा आप तो मेरे युद्ध के लिए बाहर जाएंगे, जमरूद जाएंगे। कहाँ जाएंगे, याद रखना, जमरूद अफगानिस्तान में एक स्थान है, 1678 में वहाँ जा रहे थे। अब जसवंत सिंह फर्स्ट के एक भी पुत्र भी नहीं था भाई, तो ये वहाँ जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, जमरूद में, अफगानिस्तान में जा रहे थे युद्ध के लिए। किसके पक्ष में, इनके लिए। लेकिन वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर एक भी पुत्र नहीं है, लेकिन एक रानी जो है उसकी गर्भवती है, ठीक है ना, उसकी गर्भवती है, तो वो उसका बेटा होगा, अगला शासक बनेगा। अजीत सिंह नाम सुना है आपने। तो ये देखो जसवंत सिंह के बारे में और मुख्य बातें 2 यहाँ मेरे को बताना चाहता हूँ आपको कि जसवंत सिंह एक विद्वान थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, बार बार पूछी गई है एग्जाम में, भाषा भूषण। भाषा भूषण किसने लिखी है भाई, तो जसवंत सिंह फर्स्ट ने लिखी है, याद रखना आप। अब जसवंत सिंह फर्स्ट के एक दरबारी विद्वान थे मुहम्मद नैन्सी, जिसे राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं।
किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं, यही बातें मुख्य हैं। आप ज़रूर नोट्स को देखें, इसको देखें, समझ में तो 100% आएगा। तो जसवंत सिंह का एक और उसके बाद जो शासक बनेगा उसका बेटा था, जिसका नाम है अजीत सिंह। अब देखो, ये अजीत सिंह को नहीं मान रहे हैं, खालसा घोषित कर दिया। खालसा का मतलब सीधे केंद्र के नियंत्रण में भूमि है। तो औरंगजेब कह रहा है नहीं, कोई शासक ही नहीं है, हम ही हैं यहाँ पर। तो वहाँ पर एक सेनापति रहता है, अजीत सिंह छोटा रहता है, तो उसके संरक्षक रहता है दुर्गादास राठौड़। नाम सुना था आपने? दुर्गादास राठौड़ क्या करेगा? अजीत सिंह का संरक्षक बनेगा, 30 वर्ष तक औरंगजेब के खिलाफ लड़ेगा। और दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से भी गुट बनाएगा, सिसोदिया राठौड़ गुट। इस सब बातें मैंने आपको ज़रूर कही हैं। अजीत सिंह जो थे वो एक विद्वान थे, उनके द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं। आपको याद रखना है, अजीत सिंह के गुण सागर हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो ये ध्यान रखना अजीत सिंह के बारे में। ये मुख्य बातें ज़रूर क्वेश्चन आ रहे हैं। अजीत सिंह के बाद में आपके जो यहाँ के जो मुख्य शासक बनेंगे उनके बारे में हम देखें तो अभय सिंह का नाम याद रखना आप। अभय सिंह मारवाड़ के शासकों में, अजीत सिंह के बाद में अभय सिंह। अभय सिंह का समय 1724 से 1749 है। अभय सिंह की एक घटना याद रखना आप। अभय सिंह की घटना क्या है? तो 28 अगस्त 1734 की बात है। 28 अगस्त 1730 की बात है। अगले शासक हैं अभय सिंह, और अभय सिंह 1724 में बनेंगे और 1749 में जाएंगे भाई, ये याद रखना, 49 तक रहेंगे। 28 अगस्त की बात है इनके समय की, 28 अगस्त 1730 में, याद रखना, फैक्ट डेट ज़रूर याद रखें। उस समय में खेजड़ीली आंदोलन होता है खेजड़ी गांव में। यानी क्या होता है कि अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेज क्या कर रहे थे, यहाँ पर वृक्ष को काट रहे थे। तो पर्यावरण प्रेमी थे ये, ठीक है ना। अभय सिंह की एक वहाँ की एक महिला थी, अमृता देवी वैष्णोई, याद रखना, नाम मत भूलो आप, अमृता देवी वैष्णोई। ये वैष्णोई जो है वो पर्यावरण प्रेमी हैं और हमें भी पर्यावरण को बचाना चाहिए, क्लियर है। तो इन्होंने आहुति दी वहाँ पर, मतलब आहुति का मतलब अपना बलिदान दिया है। 363 व्यक्तियों ने इनके साथ में बलिदान दिया, अमृता देवी वैष्णोई ने। कहाँ पर? 28 अगस्त 1730 को खेजड़ीली गांव में। किनके समय में? अभय सिंह के समय में। तो ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ इसलिए लाया था अमृता देवी वैष्णोई, याद रखना, 363। ये सभी कहीं ना कहीं क्वेश्चन बने हैं। नेक्स्ट हम देखें, अभय सिंह के बाद में हम देखें तो मुख्य शासक हैं, आप देखें तो नाम सुना होगा आपने मारवाड़ में, राव मानसिंह। क्या नाम है? राव मानसिंह के बारे में हम देखें तो राव मानसिंह देखिए आप, ये रहा राव मानसिंह। देखो, राव मानसिंह के समय में मुख्य बात तो यही है कि इन्होंने नाथ संप्रदाय का महामंदिर जोधपुर में बनवाया, क्लियर है। अब इन्हीं के समय में एक, आपको पता है, इनके एक भाई थे राव भीम सिंह, और उसी समय मेवाड़ में थे राणा भीम सिंह। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैं बार बार आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। तो राणा भीम सिंह जो हैं वो, उसकी बेटी थी कृष्णा कुमारी का विवाह हुआ था इनके भाई से, बड़े भाई से, किससे? राव भीम सिंह से। लेकिन वो शादी से पहले ही परलोक चले गए थे। तो वो जो कृष्णा कुमारी थी, उन्होंने विवाह कर दिया जयपुर के शासक से, जगत सिंह से कर लिया, क्लियर है। जगत सिंह से कर लिया तो इनको आपत्ति होगी, तो ये जयपुर के शासक से क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे, युद्ध होगा दोनों के बीच में, घिगोली का युद्ध होगा। किसके बीच में? जोधपुर व जयपुर के बीच में। जयपुर का जगत सिंह वर्सेस ये मानसिंह जोधपुर का, दोनों के बीच में घिगोली का युद्ध होगा। नागौर में 1807 में लड़ा जाएगा, जिसमें जीतेगा कौन? जगत सिंह। कौन साथ देगा? अमीर खां पिंडारी टोंक का। तो वो बातें मुख्य हैं राव मानसिंह के बारे में, यही ध्यान रखना है आपको। अगला हम देखें तो एक और याद रखो आप, तखत सिंह नाम है, और ये 1800 लगभग 53 में शासक बनेंगे और 1873 तक रहेंगे ये। तो इनके बारे में तखत सिंह नाम है, इनके बारे में यही जानकारी रखनी है कि 1857 की क्रांति के समय में ये शासक थे जोधपुर के, मारवाड़ के, क्लियर है। बार बार क्वेश्चन आ रहा है। और इन्होंने अंग्रेजों का बहुत सारा साथ दिया है। आउवा के युद्ध में ठाकुर खुशहाल सिंह, ये बातें सब आपको पता है, कहीं ना कहीं पढ़ेंगे हम। तो तखत सिंह 1857 की क्रांति के समय में राजा रहे हैं, बहुत मुख्य बात है। और हम देखें तो अंतिम शासक हनुमंत सिंह का नाम सुना होगा आपने। हनुमंत सिंह जो अंतिम मारवाड़ के शासक थे, हनुमंत सिंह। तो ये हैं आपके
जोधपुर का इतिहास यानी मारवाड़ का इतिहास हमने पढ़ा है, मारवाड़ के राठौड़ वंश के इतिहास को लेके आया मैं। और मुख्य अब देखें तो हमारा बीकानेर के इतिहास को हम पढ़ रहे हैं, तो बीकानेर के इतिहास को हम शुरू कर रहे हैं। तो देखिए बीकानेर के इतिहास में पहला शासक आता है राव बीका। देखो बीकानेर के राठौड़ वंश पढ़ रहे हैं, मारवाड़ के राठौड़ वंश को मैंने आपको बताया है। तो राव बीका का नाम सुना ही होगा आपने। राव बीका ने 1465 ईस्वी में, याद रखना 1465 ईस्वी में जांगल प्रदेश में क्या किया है, राठौड़ वंश की नींव रखी है। जांगल प्रदेश बीकानेर के आसपास का क्षेत्र है, नागौर के आसपास का क्षेत्र भी आता है, याद रखना, चुरू वाला है ना। तो राव बीका ने 1465 में तो जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव रखी है। 1488 में क्या करेगा ये, 1488 में बीकानेर नगर बसाएगा तथा जूनागढ़ यानी किले का निर्माण करवाएगा, बीकानेर का किला, ठीक है ना। ये पूरा नहीं कर पाया था, ये पूरा नहीं कर पाया था, इसीलिए उसका जूनागढ़ नाम है। इसका रिपेयरिंग करवाई थी और अच्छा बनवाया था राय सिंह राठौड़ ने। तो ये जूनागढ़ का किला इसी ने बनवाया। वैसे जमीन का जेवर कहते हैं। तो ये मुख्य बात, ये संस्थापक राव बीका के बारे में आपको ध्यान देना है। और हम देखें तो लूणकरण का नाम सुना होगा आपने। लूणकरण जो है वो कलयुग का कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, कलयुग का कर्ण लूणकरण। क्यों, अत्यधिक दानी था वो राव लूणकरण अत्यधिक दान दे रहा था, तो कलयुग का कर्ण कहते हैं उसको। लूणकरण को मैं लाया था आपके नोट्स में, बहुत कुछ बातें आपको पहले भी कही हैं। राव जेतसी, नेक्स्ट वही राव जेतसी का नाम सुना होगा आपने। राव जेतसी कौन है, तो राव जेतसी पाहोबा साहोबा के युद्ध में मालदेव से मारा गया था 1541 में। यही है राव जेतसी का नाम, आपको ज़रूर याद होना चाहिए। उसके बाद में हम देखें तो राय सिंह राठौड़, जो मुख्य शासक हैं वही हम पढ़ रहे हैं। तो राय सिंह राठौड़ नाम सुना होगा राय सिंह राठौड़ का। ये अकबर का वफादार था राठौड़। इससे पहले हम देखें तो एक कल्याणमल भी था, कल्याणमल, जिसने अकबर की अधीनता मान ली थी। उसके बाद में राय सिंह राठौड़ कब मानी, तो 1570 में। राय सिंह राठौड़ के बारे में ध्यान रखना, ये विद्वान थे, विद्वानों के आश्रयदाता थे। उनकी 2 पुस्तकें याद रखनी है आपको, ज्योतिष रत्नमाला और राजसिंह महोत्सव। 2 बार पूछी गई है, बाल बोधिनी भी कहते हैं उसको। बहुत बार पूछी गई है पुस्तकें राय सिंह राठौड़ के बारे में। उनका समय आप मत भूलना, 1574 में शासक बनेंगे, याद रखना ये शासक बनेंगे, और 1612 ईस्वी तक रहेंगे। ये बार बार एक क्वेश्चन यहाँ बन रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, याद रखना कि राय सिंह राठौड़ मुगल बादशाह किन के समकालीन थे, ये क्वेश्चन बन रहा है। तो आप ध्यान होगा भजसो, BHAJSO, अगर वो याद है तो आप कर सकते हो। राय सिंह राठौड़ देख सकते हो आप। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन 1605 से 1627 तक जहांगीर रहेंगे। तो यानी अकबर व जहांगीर के समकालीन थे। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, समझने की बात है। राय सिंह राठौड़ मैंने कहा आपको, तो ये अकबर के ऐसे वफादार भी थे, लेकिन उनको पता था कि हमारे भाई कहाँ के हैं, मारवाड़ के। तो इनको भेजा गया चंद्रसेन को पकड़ने के लिए। तो ये गए, चाय वाय पी के वापस आए। क्यों, उनको पता था कि राव चंद्रसेन अधीनता नहीं मानेंगे। तो ये राय सिंह राठौड़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और बातें हम करें तो कर्ण सिंह के बारे में मुख्य याद रखनी है आपको। कर्ण सिंह, ये कर्ण सिंह कौन थे, ये कर्ण सिंह के समय में औरंगजेब शासक थे। कौन थे, औरंगजेब ने इन्हें जांगलधर बादशाह की उपाधि दी थी। कौन सी दी थी, जांगलधर बादशाह की उपाधि कर्ण सिंह को दी थी औरंगजेब ने। राय सिंह राठौड़ के बारे में एक बात और मेरे को याद आ रही है कि मुंशी देवी प्रसाद ने उनको राजपूताने का कर्ण कहा है, मतलब अकाल पड़ा था उनके समय में, तो उन्होंने पूरे खजाने खोल दिए थे वहाँ पर। तो इसीलिए राय सिंह राठौड़ को क्या कहा है मुंशी देवी प्रसाद ने, राजपूताने का कर्ण। और कर्ण कहा तो अगला शासक कर्ण सिंह मैंने कहा जांगलधर बादशाह की उपाधि औरंगजेब ने दी है। और इनके समय में एक युद्ध हुआ है मितेरे की राड़ की नामक एक युद्ध हुआ है। और इस युद्ध में ये कर्ण सिंह जो है वो बीकानेर के शासक है। वर्सेस कौन है सामने, तो नागौर के अमर सिंह को हराएगा। सीमा विवाद था, तो ये एक बार क्वेश्चन आया है, इसलिए यहाँ कर्ण सिंह के बारे में आपको बता रहा हूँ। और हम देखें कर्ण सिंह के बाद में अगले शासक बनेंगे अनूप सिंह। भाई
कौन बनेंगे? अनूप सिंह। बीकानेर के राठौड़ वंश में अनूप सिंह के बारे में आप देखो तो बहुत बड़े विद्वान थे, साहित्यकार थे, बहुत बड़े चित्रकार भी थे अनूप सिंह। अनूप सिंह ने बहुत सारे ग्रंथ भी लिखे थे भाई अनूप सिंह द्वारा। अनूप सिंह के विद्वान थे, अनूप सिंह के दरबार में बहुत सारे विद्वान थे। उसमें एक भाव भट्ट करके था, अनूप संगीत रत्नाकार, अनूप संगीत कोश नामक एक पुस्तक लिखी है। तो ये अनूप सिंह का काल जो था वो बीकानेर में क्या था? वो स्वर्ण काल था, चित्रकला की दृष्टि से स्वर्ण काल था अनूप सिंह का काल, ये ध्यान रखना आप। अब और देखें हम तो मुख्य अगला शासक देखें तो सरदार सिंह का नाम याद रखना। सरदार सिंह का नाम याद होना चाहिए आपको। क्यों? बीकानेर के राठौड़ वंश में सरदार सिंह का नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये अंग्रेजों के भक्त थे। भक्त क्यों थे? तो सरदार सिंह, एक बात तो ये याद रखना कि 1857 की क्रांति के समय में बीकानेर का शासक कौन? तो सरदार सिंह। सरदार सिंह अपनी सेना लेके कहाँ गए थे? राज्य के बाहर, वो भी अंग्रेजों के पक्ष में गए थे। तो याद तो रखना पड़ेगा, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। अगले बात करें सरदार सिंह के बाद में जो शासक मुख्य हैं वो हैं गंगा सिंह का नाम सुना होगा। महाराणा गंगा सिंह ये प्रमुख शासक थे। तो ये गंगा सिंह 1887 में शासक बनेंगे, लगभग ये 1943 तक रहेंगे। ये लंबा कार्यकाल था गंगा सिंह का, आप ध्यान देना गंगा सिंह के बारे में, ठीक है। गंग नहर बनवाइए, राजस्थान के भागीरथ कहलाते हैं। तीनों गोलमेल सम्मेलन जो हमारे इतिहास की, मतलब ये आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, उसमें लंदन में एक स्थान था, गोलमेल सम्मेलन हो रहा था वहाँ पर। तो ये तीनों गोलमेल सम्मेलन 1931, 31 और 32 तीनों में गए थे ये एकमात्र राजपूत राजा। चीन का विद्रोह हो रहा था, तो दबाने के लिए इन्होंने ऊँटों की एक सेना बनाई थी गंगा रिसाला के नाम से। तो ये एक बहुत बड़े व्यक्ति थे गंगा सिंह, बहुत कुछ किया है हमारे राजस्थान के लिए गंगा सिंह का नाम। एक और थे, अंतिम शासक थे शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह का नाम सुना होगा आपने। ये लगभग 1943 में शासक बनेंगे और 1949 तक रहेंगे। अंतिम बीकानेर के राठौड़ वंश के शासक हैं ये शार्दुल सिंह। और राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था 7 चरणों में हुआ था, 8 वर्षों में हुआ था, 1948 से 1956 तक हुआ था। उसमें प्रथम राजपूत शासक जिसने हस्ताक्षर किए थे विलय पर, कौन है? शार्दुल सिंह। तो इस प्रकार मैंने आपको ये पूरा इतिहास पढ़ाने की कोशिश की है। मारवाड़ का इतिहास आज को पढ़ाया है, मारवाड़ के इतिहास के प्रमुख शासक लाया हूँ, बीकानेर के इतिहास के प्रमुख शासक आपके सामने लाया हूँ। इसी प्रकार आप बने रहे, मेरे से जुड़ते रहे और अधिक से अधिक शेयर करें इस वीडियो को, अधिक से अधिक लाइक करें। आपका अपना चैनल है, आपका अपना इतिहास है, इतिहास बना रहे हैं। इतिहास ही पढ़ता हूँ, इतिहास ही पढ़ाता हूँ और रचना भी इतिहास हैं। आप सबका सहयोग चाहिए। एक बार फिर से हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। अगले वीडियो के लिए आप वेट करें, ज़रूर मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।